हेलो वेलकम नमस्कार स्वागत है आज के एक अगली नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जो आप लोग देखेंगे आज की वीडियो जो आपका होने वाली है पर्यावरण अध्ययन से आज की वीडियो को कवर करेंगे। जो आपका ईवीएस, याद रखें कि ईवीएस जिसमें आप लोग यूपी टेट के प्रीवियस ईयर प्रश्न को कवर करेंगे। देखेंगे कि यूपी टेट के जो प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं उनके लेवल क्या हैं, वह कैसे पूछे जा रहे हैं और आगामी एग्जाम में इनसे रिलेटिव कितने भी प्रश्न बन सकते हैं, सबको आज कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो को सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक होता है, यही बताना है दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा कौन सा ऐसा वृक्ष है जो जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। जैविक कीटनाशक याद रखेंगे, आपका नीम का वृक्ष है कि आपका चीड़ है कि आपका देवदार है कि आपका ओक है। याद रखेंगे, इसको देवदार बोलेंगे दोस्तों। क्या है, देवदार है कि आपका ओक है, ये बताना है दोस्तों। तो याद रखिएगा, जो कीटनाशक उत्पादक में आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नीम का पेड़ बोलते हैं। इसका उपयोग या इसकी पत्तियों का या इसके फलों का उपयोग हम कीटनाशक के रूप में करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। या प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, इसको याद रखेंगे। आपको बता दें प्रीवियस ईयर से जो पिछले वर्ष के एग्जाम में एक और भी वृक्ष से प्रश्न बना है, जिस वृक्ष का नाम है बायोडीजल। याद रखेंगे, बायोडीजल उत्पन्न करने वाले उस वृक्ष का नाम क्या है, तो उस वृक्ष का नाम है जेट्रोफा। क्या है दोस्तों, जेट्रोफा आपको पता होना चाहिए। और इसको याद रखेंगे, कहाँ पे वृक्ष से द्वारा बायोडीजल तैयार किया जाता है, तो आंध्र प्रदेश में इसका कारखाना है। ये भी ध्यान रखिएगा, कहाँ पे दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश में इसका कारखाना है। इसको भी याद रखेंगे, ये भी प्रश्न बन गया है। एक प्रश्न और भी इससे रिलेटिव बना है कि कौन से वृक्ष को सदाबहार वन या सदाबहार वृक्ष बोलते हैं। तो याद रखिएगा, जो साल भर, याद रखेंगे, जो पूरे साल हरे भरे रहते हैं, वह जल्दी पत्ते उसके झड़ते नहीं, उनको हम सदाबहार वृक्ष का नाम देते हैं। और आपको बता दें, उष्ण कटिबंधी वृक्ष जो होते हैं या उष्ण कटिबंधी वन कहाँ पे पाए जाते हैं, तो जहाँ पे 70 से लेकर कितना 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है ना, वहाँ पे उगते हैं। क्या दोस्तों, उष्ण कटिबंधी वन। ये जो होते हैं सदाबहार दृष्टि से आते हैं, ये सदाबहार वन के भाग आते हैं। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, तो कौन सा जीव है जो कौन सा वृक्ष है जो कीटनाशक का उत्पादक है, तो आपको बताना है दोस्तों, वो नीम है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, 2 नंबर की बात करेंगे। निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा हुआ है, तो याद रखेंगे, लावा के द्वारा जो पृथ्वी के अंदर से आपका ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है उसके द्वारा जो आपका मृदा का निर्माण हुआ है, लाल मिट्टी का कि काली मिट्टी का कि जलोढ़ मिट्टी का कि लेटराइट मिट्टी का, आपको यही बताना है दोस्तों। तो मैं बता दूं कि उस लावा के द्वारा कौन सी मिट्टी का जो उत्पादन हुआ है, तो आपको बता दें उस मिट्टी का नाम है दोस्तों काली मिट्टी। क्या है दोस्तों, काली मिट्टी। और आप याद रखेंगे, एक काली मिट्टी है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। काली मिट्टी आपका सबसे ज़्यादा कहाँ पे है दोस्तों, तो गुजरात राज्य में। कहाँ पे दोस्तों, गुजरात राज्य में काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा जो उगाया जाता है वो क्या होता है, आपको बता दो दोस्तों, कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। किसमें, काली मिट्टी में। और काली मिट्टी में जो होता है ना, लोहा की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। किसकी, लोहा की या फी की भी मात्रा पाई जाती है। इसको आप ध्यान देते रहेंगे। ठीक है, आपको बता दें, इस बात को बहुत ध्यान से देखिएगा। आपको एक बात और बता दें, प्रश्न ये भी बना है कि चाय के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी बेस्ट होती है, तो याद रखेंगे, चाय के उत्पादन के लिए सबसे बेस्ट मिट्टी जो होती है वह लेटराइट होती है। इसको याद रखेंगे। चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, असम में होता है। इस भी बात को याद रखेंगे। असम का यह औद्योगिक है, कृषि का यह औद्योगिकी होता है। यहाँ पे दोस्तों सबसे ज़्यादा व्यापार होता है किसका, चाय का होता है। ये आप ध्यान रखेंगे, कहाँ पे, असम में। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी का विस्तार है, तो याद रखेंगे जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। यह नदियों द्वारा बहा के लाई जाती है अपर्दन के माध्यम से। इस बात को भी आप लोग याद देते रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, यही आपको बताना है। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो याद रखेंगे, पर्यावरण जो आपका संरक्षण अधिनियम है वो आपका 19 नवंबर 1946, कब दोस्तों, 19 नवंबर 1986 में यह पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर कौन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण को या पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए यह अधिनियम पारित हुआ 19 नवंबर 1986 को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, 4 नंबर की बात करेंगे। गिर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है, आपको बता दें, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ना दोस्तों, कहाँ पे है, तो याद रखेंगे, यह गुजरात राज्य में है। कहाँ पे दोस्तों, तो गुजरात राज्य में है। और याद रखेंगे, यह एक जंगली जीव है जिसको संरक्षण के लिए, जिसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, याद रखिएगा, यह जो अभ्यारण्य बहुत ज़्यादा चर्चित है या बेस्ट है, उसका नाम है दोस्तों
शेर, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। गिर वन्य जीव अभयारण्य, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। कब हुई थी? 1965 ईस्वी में हुई थी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, 1965 ईस्वी में। और इसे आप ध्यान रखेंगे 1969 में वन्य जीव अभयारण्य को आधिकारिक रूप से स्थापित या मान्यता प्राप्त कर दिया गया। कब? 1969 में। और 6 वर्ष बाद, याद रखेंगे, पुनः 6 साल बाद 1972 में राष्ट्रीय औद्योगिक इसे घोषित किया गया। याद रखेंगे, क्या घोषित किया गया? तो राष्ट्रीय औद्योगिकी इसे घोषित किया गया। कब? 1972 में। ये भी आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आपको यही देखना है कि गिर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? शेर गुजरात में है। और किसके पालन के लिए यह चर्चित है? तो शेर के संरक्षण के लिए चर्चित है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? 5 नंबर को ध्यान से देखिएगा। आपको बता दें, भोपाल गैस त्रासदी याद रखेंगे कब हुई थी? आपको ये कोई पूछे तो भोपाल गैस त्रासदी आपका 3 दिसंबर, कब दोस्तों? तो 30 दिसंबर 1984 को हुई थी। कब हुई थी? तो 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। यह जो हुई थी आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश की जो आपका वेस्ट शहर है या राजधानी बोली जाती है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? भोपाल बोलते हैं। यहीं पे एक कारखाना है जिस कारखाना का नाम है यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? UCIL, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के नाम से कारखाना था, जहाँ पे एक विषैली गैस जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या था दोस्तों? मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसको शॉर्टकट में MIC से हम लोग जानते हैं। इसी के रिसाव के कारण जो एक कौन सी गैस होती है? विषैली गैस होती है। और इसके रिसाव के कारण वहाँ के काफ़ी जनधन की हानि हुई थी। काफ़ी जो जिंदगियाँ थी वो मौत के मुंह में रात्रि में ही सो गई, उसको मालूम नहीं चला। और एक गैस का रिसाव हुआ था इसी कंपनी से, जो आप लोगों को पता है कंपनी का नाम यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, UCIL से हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड का। क्या दोस्तों? तो रिसाव हुआ था, अपार जनधन की हानि हुई थी 3 दिसंबर 1984। सारे चीज़ को याद रखते रहेंगे। प्रश्न है जो घुमा घुमा के पूछ लेता है, ठीक है। आगे देखते हैं। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता क्या होता है? तो घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का जो आपका उपभोक्ता होता है, शाकाहारी कि मांसाहारी कि जीवाणु कि आपका मांसाहारी या शाकाहारी? तो याद रखेंगे यह श्रृंखला में सबसे बेस्ट जो होता है ना, कौन होता है? आपको बता दें दोस्तों, तो याद रखिएगा मांसाहारी होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला का सबसे उच्च स्तर का जो आपका उपभोक्ता होता है, उच्च स्तर का उपभोक्ता, उसको मांसाहारी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर की बात करेंगे। यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें देख लीजिए। जैसे आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे शाकाहारी वे जंतु होते हैं जो आपके घास फूस या हरे पौधे की पत्तियाँ खाते हैं, उन्हें हम शाकाहारी बोलते हैं, ठीक है। मांसाहारी वे होते हैं केवल मांस का सेवन करते हैं, ठीक ना, उन्हें मांसाहारी बोला जाता है। और याद रखेंगे सर्वाहारी वो होते हैं ना, जो आपके शाकाहारी और मांसाहारी दोनों के भोजन को या लेते हैं, उनको हम सर्वाहारी बोलते हैं, ठीक है। इसी क्रम में आपको बता दें, याद रखेंगे बहुत बार पूछता है कि उत्पादक किसे कहते हैं? तो याद रखेगा उत्पादन करने वाले को उत्पादक बोलते हैं, अर्थात भोजन को जो उत्पन्न करते हैं उसको हम लोग उत्पादक बोलते हैं। उपभोक्ता किसे बोलते हैं? जो इसका सेवन करते हैं उसको उपभोक्ता बोलते हैं। याद रखेंगे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता में बटा हुआ है। और इसके बाद आपका अपघटक आता है। तो प्राथमिक आपका उत्पादक या अपघटक या कोई भी जब कोई भी जीव जंतु मरता है तो उसको याद रखेंगे मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपघटक बोलते हैं। इस बात को याद रखेंगे। या प्रकृति का इसको सफाई कर्मी कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। इसी को क्या बोलते हैं? तो प्रकृति का सफाई कर्मी का इसको संज्ञा देते हैं। किस चीज़ का दोस्तों? तो प्रकृति का सफाई कर्मी इनको बोलते हैं। इस बात को आप याद देते रहेंगे। आगे देखते हैं कि गैसीय अपशिष्ट क्या है। सब्जी एवं फलों के छिलके गैसीय अपशिष्ट हैं। ये देखिए ऑप्शन आपके सामने है कि गैसीय अपशिष्ट क्या है इसमें दोस्तों। तो याद रखेंगे सब्जी एवं फलों के छिलके हैं, कि घरों की नालियों का गंदा पानी है, कि खेत खलिहानों के निकलने वाला कचरा है, कि लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं है। याद रखेंगे गैसीय अपशिष्ट पूछा है दोस्तों। गैसीय आपको पता है जिसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है? अनिश्चित होता है। गैस जो होते हैं जैसे आपका ऑक्सीजन हो गया, आपका हाइड्रोजन हो गया, आपका नाइट्रोजन हो गया, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हो गई, ये सभी गैसों के रूप हैं। और आपको पता है कि यह किसके माध्यम से इसको हम पता लगाते हैं? तो याद रखें कि जो धुआं होता है ना, गैसीय अपशिष्ट होता है, वो क्या होता है? तो वो आपका धुआं होता है। जैसे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे लकड़ी जलती है, कोयला जलता है और इससे क्या निकलता है? धुआं निकलता है। इसी को गैसीय अपशिष्ट बोलते हैं। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान देते रहेंगे।
जो आपका वायुमंडल में सबसे खतरनाक गैस होता है ना, वह CO होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बोलते हैं। यह जो होते हैं वाहनों के साइलेंसर से निकलता है। कहाँ से निकलता है? तो वाहनों के जो साइलेंसर होता है वहाँ से निकलता है CO, जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बोलते हैं। बहुत विषैली गैस होती है। यह गैसीय अपशिष्ट का सबसे बेस्ट उदाहरण होता है। इसको आप लोग ध्यान देते रहेंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको कुछ और चीज़ें बता दूँ, जैसे कि आप लोग देखिएगा गैसीय रूप में आप लोग देखिए बहुत बार पूछता है एक CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं, याद रखेंगे। यह CNG होती है, इसका प्रयोग वाहनों के ईंधन के रूप में करते हैं। LPG याद रखेंगे, घरों के किचनों में इसका प्रयोग करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसको बोलते हैं। और इसमें एक गैस मिलाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं एथिल मरकैप्टन, C2H5SH इसको बोलते हैं। एथिल मरकैप्टन इसका नाम होता है, जो LPG में मिलाई जाती है। और जब यह गैस रिसाव होती है तो याद रखेंगे एक तीक्ष्ण गंध इसकी आती है, और हम और आप इसको सूंघ कर पता करते हैं कि गैस का रिसाव हो रहा है, और तुरंत रेगुलेटर को आप कर देते हैं। यह प्रश्न बना हुआ है इसलिए मैंने आपको इसको बता दिया, ठीक ना। इस बात को आप ध्यान देते रहेंगे। आपको ध्यान रखिएगा कुछ और गैस है जो इंपॉर्टेंट है। जीवनदायिनी गैस किसे बोलते हैं? ऑक्सीजन को बोलते हैं। श्वसन में कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो ऑक्सीजन होती है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे 8वां नंबर, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? प्रश्न ये बना है कि कौन से महासागर में सबसे ज़्यादा भूकंप आता है, ये भी याद रखेंगे। मैं आपको बता दूं तो सबसे ज़्यादा भूकंप जो आता है वह प्रशांत महासागर में आता है, याद रखेंगे। कौन सा महासागर में आता है? प्रशांत महासागर में। सबसे गहरा कौन सा महासागर है? तो याद रखेंगे प्रशांत महासागर है, ये भी आप याद रखेंगे। आपको बता दें कि कौन सा महासागर में सर्वाधिक लवण पाया जाता है, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो याद रखेंगे उस लवण का नाम है NaCl, जिसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आपको बता दें एक डेथ सी या एक सागर है जिसका नाम है मृत सागर, सबसे ज़्यादा लवण इसमें पाया जाता है। 1 लीटर जल में आपका 700 ग्राम क्या पाया जाता है दोस्तों? तो 700 ग्राम आपका लवण पाया जाता है, यह NaCl पाया जाता है। मृत सागर की विशेषता होती है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे डूबता नहीं है, इसके जल में डूबता नहीं है, इस बात को याद रखेंगे, इसकी विशेषता होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है, यही बताना है। आप चलिए अब ले चलते हैं आपको राज्यसभा। याद रखेंगे सदन जो है ना, याद रखेंगे सदन को 2 बराबर भागों में बांटा गया है। कौन से? याद रखेंगे, एक है आपका लोकसभा और एक है आपका राज्यसभा। क्या है दोस्तों? राज्यसभा है, दोनों को याद रखेंगे। लोकसभा जो होती है इसको निम्न सदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको निम्न सदन का नाम देते हैं। और राज्यसभा जो होती है इसको उच्च सदन का नाम देते हैं, क्योंकि राज्यसभा भी खंडित नहीं होती है और लोकसभा भी खंडित हो जाती है, टूट जाती है, ये बात को याद रखेंगे। लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 5 साल होता है, और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वह 6 वर्ष होता है। इसका चुनाव लड़ने के लिए राज्यसभा सांसद बनने के लिए 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए, और लोकसभा सांसद बनने के लिए 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न बना है कि राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? चलिए आपको बता दें, यहाँ पे देखिएगा राज्यसभा में जो सदस्यों की जो सभा होती है उसका जो अध्यक्ष होता है वह कौन सा होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति होता है। इसका कार्यकाल 5 साल होता है, और लोकसभा में जब लोकसभा सदन चलती है तो इसका अध्यक्ष जो होता है वह लोकसभा अध्यक्ष होता है। कौन होता है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष होता है, इसका भी कार्यकाल 5 साल होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है बता दीजिए? तो उपराष्ट्रपति साहब करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपको ले चलते हैं अगले प्रश्नों की दुनिया में। आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट करेंगे कि याद रखिएगा, मैं आज कह रहा हूँ और आज से 5-6 महीने जब आपका यूपी टेट एग्जाम हो जाएगा, कंडक्ट करा लिया जाएगा, तो उस दिन भी मैं बताऊंगा कि याद रखना प्रीवियस ईयर को। इतना मैं जोर दे कर ही बता रहा हूँ आपको, तो याद रखना, मेरी पूरी वीडियो आप देख लेना, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि याद रखिएगा 80% मेरे वीडियो से याद रखेंगे, चाहे वह कोई भी आपका सब्जेक्ट हो। 80% से ज़्यादा प्रश्न आपके अभिषेक एकेडमी के इस वीडियो से फंसेंगे। आपका वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मेरे द्वारा बताए गए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि जब भी आप परीक्षा के किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए तो प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखिए, और प्रीवियस ईयर किसी परीक्षा को एग्जाम बीट कराने का सबसे रामबाण इलाज होता है, याद रखना। और मैं इसको अपना मुख्य हथियार मान के चल रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे प्रश्न आयोग बना रहा है, कौन सा प्रश्न आपके श्रृंखला से पूछ रहा है, कौन सा प्रश्न मिट्टी से पूछ रहा है, कौन सा प्रश्न है जो आपके
कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के ला रहा है, सारे प्रश्न के लेवल को बता रहा हूँ और उससे क्या प्रश्न बन सकते हैं ये भी बता रहा हूँ, कौन सा प्रश्न रिपीट हुआ है ये भी बता रहा हूँ। तो याद रखना अभिषेक एकेडमी के इस चैनल को दोस्तों प्यारे भूल मत जाना, ज़रूर से ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, क्योंकि मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी आपसे उम्मीद नहीं है, केवल आप हमारे चैनल को मत करिए सब्सक्राइब, केवल वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि आपका एक वीडियो जब लाइक करते हैं दोस्तों तो मेरा हौसला उजागर होता है और मैं अनेक वीडियो आपके लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मेहनत करके प्रश्न को ढूंढ ढूंढ के लाता हूँ, कौन सा प्रश्न कैसे कैसे कब किस साल में बना है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। चलिए 10 नंबर की बात करेंगे, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर हुआ है। आपको बता दें मिट्टी की बात क्या है दोस्तों, तो कौन सी मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ है, तो याद रखेंगे जलोढ़ मिट्टी का। और यह मिट्टी जो होती है ना मृदा अपर्दन से नदियों द्वारा बहा कर ली जाती है, नदियाँ जहाँ पे कटान करती हैं उस मिट्टी को बहाकर दूसरे स्थान पर ला देती हैं, इसी को बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। और भारत के भूभाग पर सबसे ज़्यादा जो जलोढ़ मिट्टी है इसको याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं। याद रखना जो किसी दूसरे पर निर्भर करते हैं याद रखेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपभोक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपभोक्ता बोलते हैं। और जो हरे पेड़ पौधे पर निर्भर करते हैं उन्हें हम प्राथमिक उपभोक्ता या प्राथमिक श्रेणी का उपभोक्ता बोलते हैं। याद रखेंगे प्रथम चरण के उपभोक्ता कहलाएंगे। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों तो आपका बकरी हो जाएगा, आपका हिरण हो जाएगा, गाय हो जाएगा, भैंस हो जाएगा, इसके तमाम आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे प्यारे। ठीक है, चलिए आगे ले चलते हैं, आपको आगे दिखाते हैं। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन है। 12 नंबर की बात करेंगे, आपको 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि सूर्य के निकटतम ग्रह कौन है। आपको बता दें मंगल है कि बृहस्पति है कि शुक्र है कि बुध है। बहुत ज़्यादा यहाँ से प्रश्न बना है कि सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है, तो याद रखेंगे जो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है वह बुध है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। मैं आपको बार बार बताया हूँ दोस्तों कि एक प्रश्न एक साल ये बना है कि कौन सा ग्रह का एक भी उपग्रह नहीं है, तो याद रखेगा बुध और शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है, ये भी याद रखेगा। मैं आपको कई बार बताया हूँ, याद रखिएगा जिसको कहते हैं भोर का तारा, आप याद रखिए भोर का तारा कहते हैं, साज का तारा कहते हैं, चमकीला कहते हैं, पृथ्वी की बहन बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखेंगे उसको हम लोग शुक्र बोलते हैं। चमकता हुआ तारा इसी को बोला जाता है, ये याद रखिएगा। मैंने कहा सबसे बड़ा, याद रखेंगे सबसे बड़ा जो आपका ग्रह है वो कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह किसको बोलते हैं, तो बृहस्पति को बोलते हैं। क्या दोस्तों, ये इसको बोलते हैं बिग ग्रह, बड़ा ग्रह, इसको याद रखेंगे। चलिए आगे बताते हैं कौन से ग्रह को लाल ग्रह की संज्ञा दी गई है, तो याद रखेंगे मंगल ग्रह को। किसको दोस्तों, तो मंगल ग्रह को क्या बोलते हैं, तो लाल ग्रह बोलते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। नीला ग्रह किसे बोलते हैं, तो नीला ग्रह किसे कहते हैं दोस्तों, नीला ग्रह जो होती है वो पृथ्वी को कहते हैं, क्योंकि इस पर क्या पाया जाता है, जल और जीवन दोनों पाया जाता है। यदि याद रखेंगे जल और जीवन कहाँ पे पाया जाता है, तो यह पृथ्वी ग्रह पे पाया जाता है, ये भी याद रखेंगे, इस बात को याद रखेंगे। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, ये भी याद रख लीजिए, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है प्राकृतिक उपग्रह जिसका नाम है चंद्रमा। इस बात को आप लोग याद देते रहेंगे, इस चीज़ों को आप देखते रहेंगे। पृथ्वी पर जीवन संभव है, पृथ्वी पर जल है, ये सब चीज़ों को आप कवर करते रहेंगे। आगे देखेंगे निम्नलिखित में वाहनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण से नहीं माना जाता है, डीजल को कि द्रवित पेट्रोलियम गैस को, क्या आपका पेट्रोल को कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस को। तो पर्यावरण स्नेही मतलब पर्यावरण को नुकसान न पहुँचाए दोस्तों, पर्यावरण स्नेही का मतलब होता है कि पर्यावरण को नुकसान न पहुँचाना। और पर्यावरण को कौन नुकसान नहीं पहुंचाता है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पहुंचाती है, संपीड़ित नेचुरल गैस इसको बोलते हैं, इसका नाम होता है सीएनजी। याद रखेंगे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं, या हिंदी में इसको संपीड़ित प्राकृतिक गैस बोलते हैं। और ये सीएनजी होती है, इसका प्रयोग हम वाहनों के ईंधन के रूप में करते हैं। कहाँ पे करते हैं, तो वाहनों के ईंधन के रूप में करते हैं। आप लोग इसको ध्यान से देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। ये सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न कैसे प्रश्न बन जा रहे हैं। चलिए यहीं पे बता दूं, प्रश्न ये भी बन सकता है कि भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं, तो भविष्य का जो ईंधन होता है ना वो हाइड्रोजन गैस होती है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, ईंधन की बात कर लें तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो आपका ऊर्जा का स्रोत, याद रखेंगे ईंधन से क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत क्या है दोस्तों, याद रख लीजिएगा सूर्य है। इससे सौर ऊर्जा हमें मिलती है, कभी खत्म होने वाली नहीं है। और सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली प्रकाश किरणों से हमें विटामिन कौन सी मिलती है, तो विटामिन डी मिलती है, ये भी याद रखिएगा। और 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है प्रकाश किरणों को पृथ्वी पर आने में।
में कितना का समय लगता है, तो 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। और याद रखेंगे सूर्य का जो तापमान होता है, कहाँ का दोस्तों, सतही तापमान होता है, वह काफ़ी गर्म होता है। कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको आप लोग ध्यान रखते रहेंगे। सूर्य से हमें विटामिन डी मिलती है और पृथ्वी पर सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत कोई है तो प्यारे सूर्य है, इसको आप ध्यान रखते रहेंगे। आगे देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है, यही आपको बताना है दोस्तों। हेमवंती नंदन बहुगुणा है कि सुंदरलाल बहुगुणा है कि मदर टेरेसा है कि महात्मा गांधी है, आपको बता दें चिपको आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उत्तराखंड स्थान याद रख लो, क्या है दोस्तों आपका उत्तराखंड 1973 वो जगह याद रखेंगे, क्या है दोस्तों, तो उत्तराखंड है। कब हुआ चिपको आंदोलन, तो 1973 में हुआ। और याद रखेंगे यह किससे संबंधित है, तो पेड़ की कटाई को रोकने के लिए। याद रखेंगे जो आपका कौन है दोस्तों, तो आपका सुंदरलाल बहुगुणा जो है ना दोस्तों, ये पर्यावरणविद है। क्या है दोस्तों, तो पर्यावरणविद है। कोई भी पूछे तो याद रखिएगा, पेड़ को कटने से बचाने के लिए इनकी एक पहल थी, जिस पेड़ को याद रखेंगे ठेकेदारों द्वारा काटा जा रहा था, उस पेड़ को अपने गाँव के लोगों को लेकर उस पेड़ से क्या हो जाते थे, लिपट जाते थे और कहते थे कि पेड़ कटने से पहले हमारी बॉडी कटनी चाहिए। यही स्टार्ट हुआ आपका चिपको आंदोलन। कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो आपके हरियाणा से। सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रणवीद हैं, याद रखेंगे, इसके उद्घाटनकर्ता या इसके मुख्य यही थे, जो भी थे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान से देखते रहेंगे। आगे ले चलते हैं कि ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि क्या है, आपको बता दें दोस्तों। याद रखेगा, एक प्रश्न ऐसा भी बना है कि गाँव और घरों में जिसका हमारे हिंदू धर्म में पूजा किया जाता है और उसका प्रयोग हम औषधि के रूप में करते हैं, उसका नाम क्या है, तो याद रखेंगे। अगर ऐसा पूछेगा दोस्तों तो याद रखेंगे, वह जो औषधि का उस पेड़ पौधे का नाम पूछे तो उसका नाम है तुलसी। याद रखेंगे, यह हिंदू धर्म की मानक होती है, इसका पूजा किया जाता है गांव घरों में और इसके जो पत्ती होती है इसका प्रयोग हम औषधि के रूप में करते हैं। ये भी प्रश्न बन चुका है, इसको याद रखेंगे। लेकिन ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर दिए जाने वाली जो औषधि है उसका नाम है दोस्तों, याद रखेंगे, पैरासीटामॉल है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विटामिन के समूह को बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं और याद रखेंगे लीवर की जो दवा होती है लीवर 52 बोलते हैं। ये भी आप याद रखेंगे। 15 नंबर को बहुत बढ़िया से आप लोग इस चीज़ों को ध्यान देते रहेंगे। ठीक है, चलिए आपको आगे ले चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बहुत चीज़ें आपको बता दूं। यहीं पे मैं मुख्य चीज़ों में आपको इसमें और भी चीज़ें बता दूं, जैसे आप लोग देख लीजिएगा, जो विटामिन में आप लोग बहुत चीज़ें देखेंगे। जो विटामिन बी कम्प्लेक्स होती है ना, उसमें आपका 8 प्रकार की विटामिन होती है। कितनी होती है दोस्तों, याद रखेंगे, विटामिन बी में 8 प्रकार की विटामिन होती है, इसको आप ध्यान रखिएगा। यहीं से आपको बता दें, एक वृक्ष का नाम है जिस वृक्ष की छाल का प्रयोग बुखार में करते हैं, जिस वृक्ष का नाम है सिनकोना, और एक बुखार का नाम है मलेरिया। मलेरिया रोग जब होते हैं ना, किसी को बुखार होता है ना, तो कपकपी आती है। क्या आती है दोस्तों, कपकपी आती है, ठंड महसूस होती है, और इसके जो इलाज में सिनकोना वृक्ष के छाल का प्रयोग करते हैं। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे आपको बता दें, याद रखिएगा, आपको बता दें, जो मलेरिया होती है ना, मलेरिया जो होती है ना, वह मच्छर के काटने से होती है, भी याद रखिएगा। आपको बता दें, यहाँ पे विटामिन की बात आया ना, तो एक साल एक प्रश्न ये भी बना है कि कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से हड्डी कमजोर हो जाती है। किसकी कमी से आपका हड्डी कमजोर हो जाती है, तो कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से क्या कमजोर हो जाती है प्यारे, तो आपका हड्डी कमजोर हो जाती है। ये प्रश्न आपका यूपी टेट में बन चुका है, सोच लीजिए। ये आपका विटामिन से है। आपको बता दें, विटामिन से भी प्रश्न बन चुका है, याद रखेंगे। जो विटामिन ए होता है, इसके कमी से कौन सा रोग होता है, याद रखेंगे, रतौंधी होता है। विटामिन बी के कमी से क्या होता है, तो बेरी रोग होता है। विटामिन सी के कमी से क्या होता है, तो स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की पूर्ति कहाँ से होती है, तो याद रखेंगे, खट्टे जो फल होते हैं उसको खाने से हमें विटामिन सी प्राप्त होता है। और याद रखिएगा, आपको बता दें, विटामिन डी और कैल्शियम फास्फोरस की कमी से आपका रिकेटस सूखा रोग होता है। इसको आमतौर पर हम जानते हैं कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेटस सूखा रोग होता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। आपको बता दें, जो फल होते हैं ना, इससे हमें विटामिन प्राप्त होती है। ये भी बता दें, फलों का राजा किसे कहते हैं, प्रश्न ये भी बन सकता है। तो आम को क्या बोलते हैं, फलों का राजा बोलते हैं। ये भी याद रखिएगा। खट्टे फलों में विटामिन सी पाई जाती है। और याद रखिएगा, मैं आपको बता दूँ, विटामिन पूरे कितने प्रकार की होती है, इस बात को याद रखेंगे। तो आपका विटामिन ए, विटामिन
विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। 2, 2, 4, 2, 6 विटामिन के कितने प्रकार होते हैं? तो पूरे 6 प्रकार होते हैं। याद रखिएगा। प्रश्न ए भी बन चुका है, याद रखेंगे। मैं कोई लेवल ना छोड़ूंगा, कोई प्रश्न ना छोड़ूंगा। प्रीवियस ईयर पढ़ लेना और आप पूरा पेपर देख लेना और आज की वीडियो देख लेना। आपसे आगामी एग्जाम जो जनवरी में, जैसा कि आयोग द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, अगर मेरे वीडियो से कम 5 प्रश्न नहीं फंसे तो आप कहिएगा मैं कहूँगा कि चलिए आप जीत गए, मैं हार जाऊँगा। लेकिन याद रखना, इस वीडियो से आपके पूरे 5 प्रश्न तो कम से कम फंसने वाले हैं। आपको बताने पूछता है कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है और कौन सा विटामिन आपका जल में घुलनशील है। जल में आपका 2 वर्ड हैं, तो याद रखेंगे जल में दो विटामिन घुलती है, जिसका नाम है बी और विटामिन सी। और याद रखेंगे वसा में घुलनशील ए, डी, ई और के होती है, जो वसा में घुलनशील विटामिन होती है। इसको आप ध्यान देते रहेंगे, ठीक है। चलिए इस बात को याद रखते रहिएगा। आगे चलते हैं कि मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? 16 नंबर की बात करेंगे तो याद रखेंगे उस वैज्ञानिक का नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। याद रखेंगे उस व्यक्ति का नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। इन्होंने 1901 में क्या खोजा था दोस्तों? तो ब्लड का ग्रुप खोजा था। क्या खोजा था दोस्तों? तो ब्लड ग्रुप की खोज किए थे। और इन्होंने बताया था कि ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, आपका ए, आपका बी, आपका ए बी और आपका ओ। और इन्होंने ही बताया था कि याद रखिएगा, जो आपका ओ होता है ना, यह क्या होता है? सर्वदाता होता है, अर्थात सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है। और जो ए बी होता है, इसको सर्वग्राही बोलते हैं, अर्थात ये सभी का ब्लड ले सकता है। इस बात को आप याद रखिएगा। प्रश्न ए भी बन चुका है कि किसके कारण ब्लड का रंग लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का रंग क्या होता है दोस्तों? तो लाल होता है। ए भी याद रखेंगे। प्रश्न ए भी बन चुका है कि ब्लड को कहाँ पे संरक्षित किया जाता है? तो याद रखेंगे ब्लड का भी एक बैंक होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ब्लड बैंक बोलते हैं। जहाँ से ब्लड हमें मिलता है, या हम ब्लड किसी और ग्रुप का देंगे, वहाँ से हमें ब्लड अपने ग्रुप का मिल जाता है। सेम ब्लड की पाने की यह एक प्रविधि होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लड बैंक। इस बात को याद रखेंगे। ब्लड को किसमें मापा जाता है? अगर कोई पूछ ले तो याद रखना, ब्लड को मापने की पद्धति है यूनिट। क्या है प्यारे? यूनिट है। और 1 यूनिट में कितना ml होता है कोई पूछे तो 1 यूनिट में 350 ml होता है। ये भी आप याद रखेंगे, ये भी आप चीज़ों को याद रखते रहेंगे। आपको बता दें ब्लड का कार्य क्या होता है? तो याद रखेंगे ब्लड का मुख्य कार्य होता है ना, ऑक्सीजन को शरीर के प्रत्येक भागों में, प्रत्येक स्थानों पर पहुंचाना पहला कार्य होता है। और याद रखेंगे जो शरीर के अंदर से आपका CO2 गैस जो होती है, इसको बाहर निकालने में कौन मदद करता है? तो ऑक्सीजन मदद करता है। याद रखेंगे जो शरीर के अंदर अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, इनको बाहर निकालना के लिए ऑक्सीजन ब्लड आपका उत्तरदायी होता है। और याद रखेंगे ऑक्सीजन जो होता है, यह ऑक्सीजन जो होता है ना, यह ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है, ये भी याद रखेंगे। और जो आपका CO2 होता है, यह भी इसके कारण निष्कासित होता है। ब्लड का ये वर्क होता है। और याद रखेंगे ब्लड जो हमारे शरीर में संक्रमण क्षमता या रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रदान करता है, ये भी आप याद रखते रहेंगे। 17 नंबर की बात कर लीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? आपको बता दें दोस्तों, वायु दाब को किसके माध्यम से वायु नापते हैं? याद रखेंगे वायु दाब जो नापने का यंत्र होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वायुमंडलीय बैरोमीटर होता है कि थर्मोमीटर होता है कि सिस्मोग्राफ होता है कि हाइग्रोमीटर होता है? ये बात को आप याद रखेंगे। तो याद रखेंगे वायु दाब जो नापा जाता है वह बैरोमीटर से नापा जाता है। ये बात आप याद रखेंगे। किसके माध्यम से नापा जाता है दोस्तों? तो याद रखेंगे ये बैरोमीटर के माध्यम से नापा जाता है। ये ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे थर्मामीटर जो होता है, याद रखेंगे थर्मामीटर के माध्यम से क्या नापा जाता है? तो थर्मामीटर से आप क्या नापते हैं? तापमान नापते हैं। सिस्मोग्राफ से क्या नापा जाता है? भूकंप मापा जाता है, ये भी याद रखेंगे। और हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? तो आर्द्रता नापी जाती है। क्या नापी जाती है? आर्द्रता नापी जाती है। चलिए मैं आपको कुछ और भी बता दूं, प्रश्न आपका बन सकता है विद्युत किससे नापा जाता है? तो विद्युत आपका विद्युत मापने का जो यंत्र होता है उसको अमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमीटर बोलते हैं। किसमें मापा जाता है पूछे तो याद रख लीजिएगा एम्पियर में मापा जाता है। आगे देखिएगा विभवांतर किसमें नापा जाता है? याद रखेंगे वोल्ट मीटर से नापा जाता है। किससे नापा जाता है दोस्तों? वोल्ट मीटर से नापा जाता है। ओजोन परत याद
याद रखेंगे प्रश्न बन चुका है, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है कि ओजोन परत है, इसकी जो मोटाई होती है किस में मापी जाती है, तो ओजोन परत की जो मोटाई है वो डाप्सन इकाई में मापी जाती है, जिसको डीबी से दर्शाते हैं। याद रखेंगे डाप्सन में इसकी जो मोटाई होती है वो नापी जाती है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। याद रख लीजिए, ये भी प्रश्न बन चुका है। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न बन चुका है कि ओजोन परत कौन सी मंडल का हिस्सा है, तो समताप मंडल का हिस्सा है। ये भी आप याद रखिएगा दोस्तों। ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं बचेगा जो आपके सामने ना आए जिसको मैं आपको बताना दूं, ठीक है। चलिए आगे ले चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग किया जाता है? आपको बता दें उस रसायन का नाम है कैल्शियम कार्बाइड। क्या है दोस्तों? याद रखेंगे कैल्शियम कार्बाइड है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको बता दें जो कैल्शियम कार्बाइड, इसका प्रयोग हम फलों को पकाने के लिए या आम को पकाने के लिए या बाज़ार में इसका हम प्रयोग करते हैं। और याद रखिएगा जो कैल्शियम कार्बाइड होती है यह जो होती है यह जहरीला यौगिक है, यह हमारे सेहत को हानि पहुंचाता है। याद रखिएगा कैल्शियम कार्बाइड में आपका क्या पाया जाता है? आर्सेनिक और फास्फोरस पाया जाता है। याद रखिएगा, और आर्सेनिक फास्फोरस हमारे बॉडी को क्या करते हैं दोस्तों? हानि पहुँचाते हैं। यह जहरीला यौगिक होता है, याद रखेंगे। आगे देखेंगे 19 नंबर की बात करेंगे। कौन सी बीमारी दूषित जल के पीने से होती है? याद रखेंगे दूषित जल के पीने से टाइफाइड हो गया, हैजा हो गया, पेचिस हो गया, डायरिया हो गया, पीलिया हो गया, सभी आपका दूषित जल के सेवन से होता है। आपका कौन सही हो जाएगा दोस्तों? याद रखेंगे इसमें आपका हो जाएगा टाइफाइड। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। टाइफाइड एक प्रकार का बुखार है जो दूषित जल के सेवन से होता है, ये भी याद रखेंगे। टाइफाइड में शरीर की जो प्लेटलेट्स होती हैं वह घट जाती है या कम हो जाती हैं। प्लेटलेट्स जो होती हैं यह रोगाणु जो शरीर में जो विरोधी रोगाणु होते हैं इनको मारने का काम करती है, ये भी आपको याद रखते रहेंगे। एड्स के बारे में आपको बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखेंगे। प्रश्न ये बन चुका है कि एड्स क्या होता है। एड्स का जीवाणु होता है उसका नाम बताना है, इसका वायरस होता है उसका नाम बताना है। तो इसका जो वायरस होता है HIV होता है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रख लीजिएगा जो एड्स होता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? तो आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। एनीमिया जो होती है वह किसके कारण से होती है? तो एनीमिया जो होती है वो ब्लड के कमी के कारण होती है, ये भी याद रखेंगे। टिटनेस जो होता है वो किसके कारण होता है? तो याद रखेंगे जो शरीर में आपका किसी भी अंग में कट पिट जाना, और याद रखेंगे कट पिट जाने के कारण जो मिट्टी और इसके बाद जो गोबर होते हैं, मिट्टी और गोबर जो लगते हैं वह आपका टिटनेस का जीवाणु होता है, और यह जो होते हैं टिटनेस का रूप धारण कर लेता है। और याद रखेंगे टिटनेस जो होता है ना, एक प्रकार का यह शरीर के सड़ने का यह विस्तृत रूप होता है। और शरीर में टिटनेस का मुख्य कारण होता है कि शरीर में ऐंठन होती है या शरीर में दर्द बहुत तेज़ी से होता है, या इसको ऐंठन के नाम से जानते हैं। इस बात को याद रखेंगे, ऐंठन के नाम से जानते हैं। इस भी चीज़ को आप ध्यान देते रहेंगे। याद रखेंगे जीवाणु संक्रामक होता है टिटनेस में, उसके जो कट पिट जाता है तो गोबर और मिट्टी के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर जाता है। पौधे में जल का अधिग्रहण किसके माध्यम से होता है? तो याद रखेंगे जो पौधे में जल का अधिग्रहण होता है वो किसके माध्यम से होता है? जाइलम के, फ्लोएम के, कोम्बियम के, पेलिसेड के। तो याद रखेंगे जाइलम के माध्यम से होता है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। जो पौधे होते हैं ना, एक प्रश्न ऐसा बना है कि पौधे जो भोजन बनाते हैं, कैसे पौधे भोजन बनाते हैं? तो सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं। याद रखेंगे यह आपका वायुमंडल से क्या लेते हैं? CO2 लेते हैं। क्या निकालते हैं? भोजन के फलस्वरूप या प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन निकालते हैं, ऑक्सीजन CO2 ग्रहण करते हैं। याद रखेंगे खनिज पदार्थ कहाँ से लेते हैं? तो यह मिट्टी से लेते हैं। कौन लेती है? तो इनकी जड़ें लेती है। याद रखेंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाते हैं दोस्तों? तो अपना भोजन बनाते हैं। ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। और जो पेड़ पौधे होते हैं ना, इसका उपयोग आपको लोगों को बता दूं दोस्तों, इसका उपयोग हम फर्नीचर में या इसका लकड़ी में उसका उपयोग करते हैं। याद रखेंगे इसका उपयोग हम औषधि में करते हैं, या इसका उपयोग बहुत जगहों पर किया जाता है। आमतौर पर आप घरों में इसको देखते होंगे। आगे देखते हैं कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है, यही बताना है। तो याद रखेगा प्रथम साहित्य स्रोत आपको पता है कौन सा है दोस्तों? ऋग्वेद है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वीडियो लंबी हो रही है, थोड़ा इसको स्टार्ट कर रहे हैं और तेजी से चल रहे हैं। वायुमंडल में 99% भाग पर किन 2 गैसों का विस्तार है? आपको पता है दोस्तों, जो आपका पर्यावरण है ना वह परिधन के आवरण से मिलकर जुड़ा हुआ है। और परि का मतलब होता है चारों तरफ से, आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ। याद रखेंगे जो हमारी गैसें हैं वो हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं। जो मुख्य रूप से होती है कौन सी दोस्तों? ऑक्सीजन, और एक होती है नाइट्रोजन। ऑक्सीजन की मात्रा 21%, नाइट्रोजन की मात्रा 78%, पूरा आपका 99% यही है। और याद रखेंगे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या बोलते हैं? तो खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को खाद्य जाल बोलते हैं, याद रखेंगे खाद्य जाल बोलते हैं। इसमें जो होते हैं ना, आपका उत्पादक, उपभोक्ता, घटक, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, इसको याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। याद रखेंगे प्रश्न ए भी बन चुका है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया है? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया है, ये भी याद रखेंगे। सती प्रथा का अंत किसने किया है? अगर पूछ दे तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय ने किया है सती प्रथा का अंत, ये भी आप लोग याद रखते रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? याद रखेंगे जो बिहू है वह लोक नृत्य है भारत के एक राज्य का, जिसका नाम है, याद रखेंगे, असम की बहु प्रसिद्ध है या असम की बहु चर्चित है। तो ये कहाँ पे हुआ दोस्तों? तो बिहू जो है कहाँ का है दोस्तों? ये जो है दोस्तों आपका असम का है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन थी? याद रखिएगा अगर प्रश्न बने कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन थी, इनके नाम पर एक फिल्म भी बन चुकी है, याद रखेंगे, और उस फिल्म का नाम प्रथम आईपीएस, याद रखेंगे, उनका नाम है किरण बेदी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको मैं इसमें जितने भी प्रश्न बनते हैं उसको बताता दोस्तों, वीडियो लंबी बन रही है। जैसे आप अगर आप इसी को देखेंगे तो आपको बता दें, आपको पूछ देगा कि प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है। अगर प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात करेगा तो आप तुरंत बताइएगा प्रतिभा देव सिंह पाटिल हैं। कौन है दोस्तों? प्रतिभा देव सिंह पाटिल हैं। अगर प्रश्न यही बन जाए कि प्रथम महिला राज्यपाल कौन है, तो प्रथम महिला राज्यपाल की बात करें तो याद रखेंगे कौन है? सरोजनी नायडू हैं। कौन है दोस्तों? तो सरोजनी नायडू है। कहाँ की बनी थी? तो याद रखेंगे, याद रखिएगा कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछ दे दोस्तों, सीएम पूछ दे तो कौन है दोस्तों? सुचेता कृपलानी है, ये भी आप याद रखेंगे। सुचिता कौन है? सुचिता कृपलानी है, ये भी याद रखेंगे। प्रथम महिला प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो याद रखेंगे कौन है? तो इंदिरा गांधी हैं, ये भी आप याद रखेंगे। वर्तमान में पूछ दे कि राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। इस बात को आप लोग याद रखते रहिएगा, इस तरीक़ों से आप लोग चलते रहिएगा। आगे देखते हैं कि वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या होता है? वायुमंडल की कितनी परतें होती है? 5 परतें होती है। ऊपर जो होता है उसको बहिमंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहिमंडल बोलते हैं। नीचे जो होता है उसके बीच में इसको हम लोग बोलते हैं आयन मंडल बोलते हैं। और इसके बाद जो आता है आपका मध्य मंडल बोलते हैं। फिर इसके बाद आपका आता है यहाँ पे आपका क्षोभ मंडल हो जाता है, क्षोभ मंडल हो जाता है, और यहाँ पे आपका हो जाता है समताप मंडल। पूछा है कि वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्या बोलेंगे? तो नीचे क्या है भैया? क्षोभ मंडल है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं होती है। आयन मंडल में जो होती है वो रेडियो तरंगे चलती है। ओजोन मंडल में जो प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछता है, याद रखेंगे ओजोन मंडल जो होता है ना, या ओजोन मंडल तो होता नहीं है, याद रखेंगे ओजोन परत होती है, इसी के नाम पर इसको हम ओजोन मंडल बोल देते हैं। ये भी प्रश्न बन जाता है कि ओजोन परत किस मंडल का हिस्सा है? तो याद रखेंगे समताप मंडल का हिस्सा है। ये भी प्रश्न बन चुका है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं, इस बात को याद रखेंगे। आगे देखते हैं, यही देखिए समताप मंडल का हिस्सा क्या है? तो ओजोन परत होती है। ये मंडल होता नहीं लेकिन इसको आमतौर पर कह दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे परम तापमान पैमाना कौन सा होता है? जो परम तापमान पैमाना सेल्सियस है कि फ़ारेनहाइट है कि केल्विन है कि ये सभी है? तो याद रखेंगे केल्विन पैमाने पर मापे गए ताप को परम तापमान पैमाना बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। और याद रखेगा डिग्री सेल्सियस में मापे गए पैमाने में 273 आप जोड़ दीजिएगा। क्या जोड़ दीजिएगा? 273 जोड़ दीजिएगा, तो वह क्या आ जाएगा दोस्तों? वह जो पैमाना आएगा वह केल्विन में आ जाएगा। याद रखेंगे किस में आ जाएगा दोस्तों? वह जो आएगा जोड़ने के बाद वह केल्विन में आएगा। इसको आप लोग ध्यान देते रहेंगे। बात करेंगे जो स्वस्थ मनुष्य का शरीर का तापमान कितना होता है? तो याद रखेंगे स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या आपका 98.6 फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन होता है। ये चीज़ों को आप याद रखेंगे। एक सूत्र बता दें, C/5 बराबर F-32/9 और बराबर K-273/5। इसी पर हम बदलते हैं कैल्सियस से फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट से आपका सेल्सियस में, जिसमें आप बदलना चाहेंगे बदल सकते हैं। ठीक ना। एक प्रश्न बहुत ज़्यादा बन जाता है, कौन सा तापमान है जिसमें आपका सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना दोनों सेम होता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस पे याद रखेंगे -40 डिग्री सेल्सियस भी उतना होगा और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट भी उतना ही तापमान होगा। याद रखेंगे दोनों पैमाने इस डिग्री पर नापने पर सेम हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है कहाँ पर संपादित होता है? आपको बता दें प्रकाश संश्लेषण जो होता है सूर्य के प्रकाश के किरणों में होता है, सन रेज में होता है। यह जो खनिज पदार्थ कहाँ से सूर्य की पेड़ पौधे की जड़ें प्राप्त
करती है तो मिट्टी से प्राप्त करती है। कहाँ से? मिट्टी से। और याद रखेंगे प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश जो आपका पेड़ पौधा है CO2 ग्रहण करता है और प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप क्या निकालता है? O2 निकालता है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो पेड़ पौधे होते हैं वो भोजन बनाने के कार्य करते हैं। तो कहाँ किस में होगा प्रकाश संश्लेषण? सभी पौधों में होता है कि सभी जंतु एवं पौधों में होता है कि सभी हरे पौधों में होता है कि वायरसों में होता है? तो सभी हरे पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण की घटना को करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, आपको बता दें, याद रखेगा ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापने का जो आपका इसमें मापा जाता है, किसमें कौन सा पैमाना होता है? तो डेसिबल में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको डीबी से बोलते हैं। याद रखेंगे जो आपकी तरंगे होती हैं, ध्वनि क्या होती हैं? ध्वनि के माध्यम, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और ध्वनि कौन सी तरंगे, ये भी बना है प्रश्न। ध्वनि अनुप्रस्थ तरंग है, याद रखेंगे कि ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। याद रखिएगा ध्वनि क्या है दोस्तों? तो आपका अनुदैर्ध्य तरंग है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, इस चीज़ों को ध्यान रखते रहिएगा। ध्वनि के आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इस भी चीज़ों को आप ध्यान रखते रहेंगे। याद रखिएगा एक प्रश्न ये भी बना है कि याद रखेंगे ध्वनि का परावर्तन कितने दूरी पर होता है? तो याद रखिएगा बोलने वाले से और परावर्तक तल के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 17.2 मीटर होनी चाहिए, तभी परावर्तन होगा। एक प्रश्न ये भी बना है कि याद रखेंगे ध्वनि से ही बनता है कि समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता किसके माध्यम से लगाते हैं? तो यह प्रवृत्ति है सोनार या परावर्तक तल पर काम करती है, परावर्तन पराध्वनि पर काम करती है। अब ये आप ध्यान रखते रहेंगे। सोनार जो होती है समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। चलिए पूरे 30 प्रश्नों की श्रृंखला हुई खत्म। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, दीजिए मुझे विदा। देखते रहिए अभिषेक एकेडमी। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखेंगे।